हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 4 से 5 कंपनियों के बारे में। आपको नीचे टाइटल में नाम दिख ही रहे होंगे। अब एक-एक करके शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कैपिटल मार्केट लिंक बिज़नेसेस को। उसमें भी सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं 5 पैसा कैपिटल के साथ। अब जैसे हमें पता ही है ये लोग ब्रोकिंग वाले डिवीज़न में ऑपरेट करते हैं। अगर हम देखने जाएँ इनका मार्केट कैप तो सिर्फ 1300 करोड़, सिर्फ 1300 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, इससे पहले हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं, उसके ऊपर पूरा वीडियो बना चुके हैं, दैट इज़ एंजल वन। वो एक बहुत बढ़िया प्लेयर हुआ करता था Q2 तक। Q2 में वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री था। वो अपनी टॉप लाइन को बढ़ा रहा था भाई 50-60% के आसपास पे। बट उसके बाद आए रेगुलेटरी चेंजेस और उसके बाद जो उनका पेस ऑफ ग्रोथ था वो थोड़ा सा कम हो गया। जो कंपनी पहले 60% के आसपास पे बढ़ रहा था, इस बार उन्होंने सिर्फ अपना रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया 20% के आसपास का। अब देखो, इसका 5 पैसा कैपिटल के साथ क्या रिलेशन है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो एंजल वन का कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा है, मल्टीपल टाइम्स बड़ा है इन कंपैरिजन टू 5 पैसा कैपिटल। तो एज अ शेयर होल्डर ऑफ 5 पैसा कैपिटल मैं चाहूंगा कि वो अपने छोटे बेस को लेवरेज करे और एंजल वन से ज्यादा ग्रोथ दिखाए। अब देखो, ये जो प्रॉब्लम आई है, जो सेबी का रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, ये पूरी अक्रॉस द इंडस्ट्री हर कंपनी को इंपैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एंजल वन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है वो 5 पैसा स्पेसिफिक है। तो यहां पर हम चाह रहे हैं कि अभी भी हम उस कंपनी के साथ बने हुए रहें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री है। हम हर कंपनी में या हर सेक्टर में क्या देखते हैं कि हमारे हाथ में, हमारे पोर्टफोलियो में वो वाली कंपनी होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि टॉप लाइन ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो, अब यहां पर हमें क्या देखना है कि इन कंपैरिजन टू एंजल वन आपने किस तरीके का ग्रो किया। भाई ये हमें समझ में आ गया कि रेगुलेटरी चेंजेस हुए, आपकी जो पेस ऑफ ग्रोथ था वो थोड़ा सा नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा, क्या आप एंजल वन से ज्यादा पेस पे ग्रो कर पाओगे, ये सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान रखना है। अब एक बार थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं कि वो जो रेगुलेटरी चेंजेस थे वो क्या थे और किस तरीके से इनको इंपैक्ट कर रहा है। एक चेंज तो हमारा आया था ट्रू टू लेबल वाला। अब ये ट्रू टू लेबल क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक क्या हुआ करता था, जैसे आप एक एक ब्रोकिंग है, एक सपोज 5 पैसा कैपिटल है। 5 पैसा कैपिटल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए एक्सचेंज से। जो एक्चुअल हमारा ट्रेड हो रहा है, सपोज आपने 5 पैसा कैपिटल का शेयर खरीदना है या बेचना है, तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है, वो एनएससी के ऊपर हो रहा है या वो बीएससी के ऊपर हो रहा है। तो एनएससी बीएससी चार्जेस लगाती थी ब्रोकर के ऊपर भी और कस्टमर के ऊपर भी। तो एक्चुअली हुआ क्या करता था कि पहले जो भी ब्रोकर ज्यादा ऑर्डर्स लेके आता था उसको ये एक्सचेंजेस ज्यादा फायदा देते थे। जैसे हमारा होलसेल मार्केट में होता है कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हो, कि आप किसी सामान का 10 पीस खरीद रहे हो वर्सेस 10,000 पीस खरीद रहे हो, तो 10,000 पीस में आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है। जितना ज्यादा खरीदोगे उतनी ज्यादा आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। सेम केस होता था हमारे एक्सचेंजेस के साथ भी। एक्सचेंज कहते थे कि अगर तुम एक इस तरीके के ब्रोकर हो जो हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम्स में ट्रेड लेके आ रहा है, सपोज आप 1 करोड़ ट्रेड लेके आ रहे हो, तो 1 करोड़ वाले के लिए हम अलग रेट लगाएंगे और 1,000 वाला, 1,000 ट्रेड लाने वाले ब्रोकर के लिए हम अलग रेट लगाएंगे। तो ये जो भी डिस्काउंट ब्रोकर थे ये सारे चलते ही वॉल्यूम पे थे। इनका मेन काम ही ये था कि सस्ते में लोगों को ट्रेड कराओ, जिससे लोग बाग ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करें और हम एक्स्ट्रा कमाई कर लें, हमारी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाए एक्सचेंज की तरफ से। तो इसकी वजह से इनके लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स बन गया था एक्सचेंज से आने वाला मनी। तो सपोज अगर कोई छोटा ब्रोकर है जिसके 1,000 ऑर्डर जा रहे हैं एवरी डे के, तो उसके लिए एक्सचेंज लगाता था 10 पैसा पर ट्रेड का रेट। वहीं जो एंजल वन, 5 पैसा कैपिटल, जीरोधा, ग्रो, जिनके एकदम बहुत बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं, सपोज 1 करोड़ ऑर्डर एक दिन का आ रहा है, इन सारे कंपनियों के लिए जो हमारा एक्सचेंज था वो लगाता था 1 पैसा पर ट्रेड। तो इसकी वजह से इनको एक बहुत एडेड एडवांटेज मिलता था। और ये सेबी आया और सेबी ने एडवांटेज गायब कर दिया। सेबी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब एक्सचेंज सबको एक ही रेट लगाएंगे, वो चाहे 1,000 ट्रेड करे, चाहे 1 करोड़ ट्रेड करे, चाहे 10 करोड़ ट्रेड करे। तो इनके लिए जो एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो गायब हो गया। पहला प्रॉब्लम आया, इसकी वजह से आपको रेवेन्यू में थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिल रही है, थोड़ा सा रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया। सेकंड चीज क्या हुई, जो हमारा रेगुलेटर है, जो सेबी है, उसने निफ्टी का लॉट साइज चेंज कर दिया। जैसे अगर आप एफएनओ में पहले देखोगे तो एफएनओ में एक निफ्टी के लॉट में पहले 25 यूनिट हुआ करती थी, अब उसको चेंज करके 25 से 75 यूनिट कर दिया। तो पहले जो आप 1,500 रुपए में एक लॉट खरीद पाते थे, अब आपको उसी लॉट से वही एक लॉट खरीदने के लिए आपको 4,500-5,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। तो जो बंदा पहले एक लॉट के साथ सट्टा करता था, एक लॉट के साथ ही ट्रेड करता था, उसकी औकात ही एक लॉट खरीदने की थी, अब वो थोड़ा सा बाजार से बाहर हो गया, एफएनओ वाले सेगमेंट से बाहर हो गया। और इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू एफएनओ वाले सेगमेंट से आता था, क्योंकि डिलीवरी तो इन्होंने फ्री कर रखी थी। जो भी पैसा कमाई वाला जरिया था इनका, वो तो ज्यादा से ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यहीं से आ रहा था।
तो इनका वो वाला इनकम में भी थोड़ा-सा स्लगिशनेस देखने को मिली क्योंकि उतना वॉल्यूम्स नहीं लेके आ पाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा-सा रेवेन्यू ग्रोथ नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम एंजल वन के बारे में बात करें, इस सारे चैलेंजेस के बाद भी एंजल वन ने 20% के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया। वहीं अगर 5 पैसा कैपिटल के बारे में बात करें तो इनका रेवेन्यू डिग्रू किया बोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ऑन अ वाई लेवल बाय 15%। अब देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल एक्सेप्टेबल है, चीज समझ में आती है कि भाई जो Q3 था वो पहला ऐसा क्वार्टर था जिसमें ये वाली चीज इंप्लीमेंट हुई थी, इसलिए आपका थोड़ा सा स्लगिशनेस रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को। बट वाई लेवल पे आपने डी ग्रोथ दिखाया 15% का, ये एक बहुत ही खराब मेट्रिक है और ये बताता है कि आप अपने जो छोटा बेस था उसको आप लेवरेज नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी क्वार्टर में हुआ, आप देखोगे पिछले 5 6 7 क्वार्टर में लगातार यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि एंजल वन जिसका बेस मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है, उसका बेस शायद 10 या 12 गुना बढ़ा है, 12 टाइम्स ज्यादा है, वो फिर भी ज्यादा पेस पे ग्रो करता है इन कंपैरिजन टू 5 पैसा कैपिटल। और ये चीज हमें साफ साफ बताता है कि 5 पैसा कैपिटल उतना बेहतरीन कंपनी नहीं है जितना कि एंजल वन है। ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम थोड़ी और चीजों के बारे में बात करें तो जो एंजल वन है वो अब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोच रहा है। वो कह रहा है कि भाई अब हम वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन भी खोल देंगे, अब हम हमारा जो म्यूचुअल फंड एएमसी वाला भी डिवीजन खोल देंगे, अब हम अपना जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको और ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे। यहाँ पर अभी वो चीज हो ही नहीं रही, ये लोग अभी सुपर ऐप बनाने में लगे हैं। जो सुपर ऐप ऑलरेडी एंजल वन बना चुका है, आज से 1 1.5 साल पहले ही बना के काम खत्म कर चुका है, वो चीज अब ये लोग ऑन ट्रांजिशनिंग फेज है कि भाई अब हम अपना टेक और बेहतर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर भी पीछे रह गए, यहाँ पर भी इन्होंने प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए। तो ये थोड़ी सी चीजें दिखाता है कि भाई मैनेजमेंट उतना अच्छा काम कर नहीं रहा। अगर हम फिर भी और थोड़े से नंबर्स देखने जाए तो उनका पैट में ग्रोथ आया सिर्फ 6% का ओवर वाई लेवल। और देखो कोई पैट पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है क्योंकि आपका एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, आपको कोई इंक्रीमेंटल खर्चा तो पड़ नहीं रहा। हमें फोकस करना था टॉप लाइन ग्रोथ में और टॉप लाइन ग्रोथ में आप डिलीवर नहीं कर पाए हो, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखें इनका कस्टमर बेस भी सिर्फ 2% के आसपास से बढ़ा। इतना छोटा बेस है उसके बाद भी आपने सिर्फ 2% का ग्रोथ दिखाया ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं जो अगर वही हम बात करें एंजल वन के बारे में बात करें तो एंजल वन का 7% के आसपास का इंक्रीज था। रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ जरूर हुआ है कि पहले वो लोग 100 क्लाइंट ऐड किया करते थे, 100 का आज लगभग 50 क्लाइंट ऐड कर पाए। रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ है बट फिर भी वो ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं। इनका भी रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ है, यहाँ पर भी 30% के आसपास का रिडक्शन हो गया है नए क्लाइंट एडिशन में, बट फिर भी आपने सिर्फ 2% के आसपास का इंक्रीमेंट किया। और यही चीज हमें इनके मार्केट शेयर से भी पता चलती है। अगर आप देखोगे आज से 1 1.5 साल पहले, मतलब रफली 5 से 6 क्वार्टर पहले, ये कंपनी का मार्केट शेयर था लगभग 3.5% का, 3.5% के आसपास का, जो अभी घट के रह गया है 1.5% के आसपास है। तो ये अपना मार्केट शेयर ही लूज कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर रहे, उतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग नहीं कर रहे, उतना ज्यादा ये लोग मार्केट को एड्रेस नहीं कर पा रहे। जो नया कस्टमर आ रहा है वो इनके साथ नहीं जुड़ रहा, वो बाकी दूसरी कंपनियों के पास जा रहा है। इसकी वजह से अपना मार्केट शेयर लूज करते जा रहे हैं। और मार्केट शेयर लूज करना एक ऐसे सेगमेंट में जहां पर सारा खेल वॉल्यूम का है, एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है। ठीक है जी, ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक के बारे में बात करें, एडीटीओ के बारे में बात करें, दैट इज एवरेज डेली टर्नओवर कितना आ रहा है आपका, तो वहां पर भी हमें 20% के आसपास का फॉल देखने को मिला ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब यहां पर कोई चीज अच्छी हो ही नहीं रही है। और जैसे अगर हमने एंजल वन वाले केस में देखा था, मैनेजमेंट में कौन कॉल ने चीजें बताई थी कि भाई हम ये जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ नीचे आया है इसको वापस ऊपर ले जाने के लिए या वापस अपने ऑल टाइम हाई लेवल टच करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब हमने डिलीवरी फ्री नहीं किया, डिलीवरी पे भी हम चार्ज लगा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग बढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद हम नए नए बिजनेसेस देख रहे हैं जिससे हमारा और ज्यादा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो, हमारे लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़े, जिससे हम वापस वो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू या उसको क्रॉस कर जाए। वहीं अगर हम 5 पैसा कैपिटल के बारे में बात करें तो ये भगवान भरोसे बैठे हैं, बोले अभी तो हमने कोई चेंजेस नहीं लिए, अभी भी हमारा डिलीवरी वाला एकदम सेगमेंट एकदम फ्री है, वहां पर भी हमें अभी कोई भी चार्जेस नहीं लगाए। हम देखेंगे आने वाले कुछ 1 2 क्वार्टर्स में अगर हमें बढ़ाने पड़े तो हम बढ़ाएंगे। तो मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो है। मैनेजमेंट ये सोच ही नहीं रहा कि भाई ये जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है, देखो रेगुलेटरी चेंज हो गया, अब आप सरकार से तो जाके लड़ाई कर नहीं सकते। अब जो करंट सिचुएशन है आपको उसके ऊपर काम करना है, उसको बेहतर करना है, जो आपके हाथ में चीजें आपको उसके
ऊपर काम करना है, मगर आप वो काम करने को तैयार ही नहीं हो। इससे दो चीज पता चलती है, एक तो एंजल वन के पास ज्यादा प्राइसिंग पावर है, वो एक बेहतर टेक बना के बैठे हैं और उनके पास थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर है, तो वो अपने कस्टमर को 10-20 रुपए चार्ज कर लेंगे, तो उनका कस्टमर छोड़ के नहीं भाग जाएगा कि अगर भाई एंजल वन मेरे से 20 रुपए लेने लग गया डिलीवरी चार्ज के लिए, अब मैं एंजल वन का हटाओ ब्रोकरेज, अब मैं किसी दूसरे, मैं जीरोधा को लेके आऊंगा और जीरोधा में ट्रेड करना चालू करूंगा। एंजल वन के पास वो पावर है कि वो अभी भी अपने कस्टमर को लेके बैठा हुआ है और उसको पकड़ के बैठा हुआ है, उसको छूटने नहीं दिया। तो एक चीज ये भी हमने समझने की जरूरत है, यहां पर ये वाली भी हमें प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल रही है। सेकंड चीज की अगर हम बात करें तो जैसे हम देख रहे थे ये अपना मार्केट शेयर खोते जा रहे हैं, तो ये जो प्रीमियम कस्टमर है उसको केटर ही नहीं कर पा रहे, और वो हमें पता चलता है इनकी क्लाइंट फंडिंग बुक से। तो हर ब्रोकर जो है वो अपने क्लाइंट को कुछ पैसा दे सकता है इन फॉर्म ऑफ फंडिंग, जिससे क्लाइंट लेवरेज ले सकता है मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं एमटीएफ, है ना। तो उसमें अगर उस वाली बुक में भी अगर हम देखें, वहां पर भी हमें 16% के आसपास का डी ग्रोथ देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपके पास कोई ढंग का कस्टमर ही नहीं है जिसको आप पैसा दे पाओ। तो ये चीज भी हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब फाइनली अगर हम थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन देख लें कंपनी का, तो यहाँ पर हमें 52% रेवेन्यू तो आता है हमारा ब्रोकरेज वाले सेगमेंट से, 19% के आसपास का आता है हमारा आपका जो अदर अदर प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं, जो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड बेचते हैं उससे इनको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। और जो बचा हुआ हमारा रेवेन्यू है वो आता है हमारा अदर प्रोडक्ट्स से, जो आपके एमटीएफ वाले प्रोडक्ट्स हैं कि वहां पर हमने इंटरेस्ट कमाया, हमारा इंटरेस्ट इनकम हुआ, वहां से आता है हमारा। तो कुल मिला के यहाँ पर सारा चीजें खराब ही होती जा रही हैं और मैनेजमेंट का कोई क्लियर कट गाइडेंस भी नहीं है कि भाई हम इस तरीके से चीजों को ठीक करेंगे और इस तरीके से हम वापस ऑल टाइम हाई लेवल्स पर पहुंचेंगे। तो चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी 5 पैसा कैपिटल की। अब देखो ऐसी कंपनियों के ऊपर वैल्यूएशन के बारे में बात करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है जब तक आप ढंग के लेवल पे ग्रोथ नहीं दिखाओगे, आप इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ नहीं करोगे। चलो इंडस्ट्री लीडिंग छोड़ो, हम कह रहे हैं आप इंडस्ट्री एवरेज से तो ऊपर बढ़ो, आप एटलीस्ट मार्केट शेयर कैप्चर तो करो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका वैल्यूएशन चाहे 5 का पी हो जाए चाहे 500 का पी हो जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। अब आ जाता है हमारी दूसरी कंपनी के ऊपर। दूसरी कंपनी का नाम है एचडीएफसी एएमसी। इनके मार्केट कैप के साथ शुरुआत करें तो 86,000 करोड़ रुपीस के आसपास इनका मार्केट कैप है। सिंपल बिजनेस मॉडल है कि भाई अपना म्यूचुअल फंड बनाएंगे, म्यूचुअल फंड पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पब्लिक खरीदेगी, जो आपको एक्सपेंस रेशियो वाला कंपोनेंट देखने को मिलता है आपके म्यूचुअल फंड में वो जाता है कंपनी को, वो जाता है एचडीएफसी एएमसी को, वहां से ये लोग कमाई करते हैं। सिंपल बिजनेस बट डायरेक्टली लिंक्ड विद द कैपिटल मार्केट्स। अगर निफ्टी 50 बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये सारी कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। और जैसे हमें पता है कि पिछले 5 महीने के आसपास से निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच नहीं किया है, तो यहां पर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आती हुई देखने को मिल रही है। थोड़ा सा जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। अब देखो अगर हम देखने जाएं, सारा जितना भी हिंदुस्तान में कस्टमर है जो इक्विटी मार्केट्स में डील करता है, वो इस तरीके से नहीं सोचता कि भाई मेरे को एक बहुत लॉन्ग टर्म बेट लेना है। वो लोग ज्यादातर इस तरीके से आए होते हैं कि भाई अभी मार्केट में पैसा बन रहा है, अभी मार्केट से पैसा बना लो। और जब एक ऐसा छोटा पीरियड ऑफ टाइम आता है जब मार्केट में रिटर्न नहीं बन रहा होता, चाहे मार्केट बेयर मार्केट में चला जाता है या साइडवेज करेक्शन में चला जाता है, कुछ भी हो जाए, अगर मार्केट लगातार ऑल टाइम हाई नहीं मार रहा तो ये वाला कस्टमर छोड़ जाता है। ये वाला कस्टमर अपनी एसआईपी बंद कर देता है, जो लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो बंद कर देता है, जो इन्वेस्टमेंट अपनी करी हुई होती है उसको रिडीम करने लग जाता है। और इन सारी चीजों का इंपैक्ट हमें इनके रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कंपनी ने किस तरीके का रेवेन्यू ग्रोथ पोस्ट किया। अगर हम देखने जाएं, कंपनी का टॉप लाइन बढ़ा बाय 39% ओवर वाई लेवल विद अ पार्ट ग्रोथ ऑफ 31% ओवर वाई लेवल। ऑपरेटिंग लेवरेज इस बार भी नहीं मिला, बट थोड़े बहुत आपके एक्सपेंसेस आए, आपने एक आधी ब्रांच खोली, थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग स्पेंड किया, और उसके अलावा आपने थोड़े से अपने जो एम्प्लॉइज थे उनको थोड़े से बेनिफिट पास ऑन किए, उसकी वजह से आपको इस बार ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आया। वन ऑफ सिचुएशन छोड़ सकते हैं, इस पे हमें बहुत ज्यादा फिक्सेटेड नहीं होना। टॉप लाइन ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब हम देख लेते हैं कि भाई इंडस्ट्री किस रेट पे ग्रो कर रहा है। अब देखो कोई मेजर करने के लिए एक पैरामीटर तो चाहिए कि भाई एचडीएफसी एएमसी 40% पे ग्रो कर रहा है। अब 40% अच्छा है या बुरा है तभी तो पता चलेगा जब इंडस्ट्री का हमें ग्रोथ पता हो। अगर इंडस्ट्री 20% पे ग्रो कर रहा है और एचडीएफसी एएमसी 40% का ग्रोथ लेके आ रहा है तो बहुत बढ़िया कंपनी, एकदम प्रिस्टीन हाई क्वालिटी कंपनी बन जाता है। वहीं अगर इंडस्ट्री 80% पे ग्रो कर रहा है और आप सिर्फ 40% पे ग्रो कर पा रहे हो तो एकदम बेकार काम कर रहे हो आप। तो इसलिए एक बार इंडस्ट्री की ग्रोथ भी देख लेते हैं। अगर इंडस्ट्री में हम देखने जाएं तो अगर एयूएम के बारे में बात करें तो ओवरऑल एयूएम
इंक्रीज्ड बाय 39% ओवर वाई लेवल, और उसमें इक्विटी वाला पोर्शन बढ़ गया। अब देखो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप इक्विटी बेच रहे हो, आप इक्विटी फंड्स भी बेच रहे हो, आप डेट फंड्स भी बेच रहे हो, आप लिक्विड फंड्स भी बेच रहे हो, और आप अलग अलग तरीके के फंड्स भी बेच रहे हो कि भाई थीमेटिक फंड बेच दिया, या कोई बॉन्ड से रिलेटेड कोई स्कीम बेच दी, या कोई डायरेक्टली और किसी तरीके का स्कीम बेच दिया, ये सारी चीजें भी आप बेच रहे हो। तो इसमें ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में इक्विटी वाला सेगमेंट और ज्यादा बढ़ गया, उसने और ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया पूरी की पूरी इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ एयूएम, और वो पहुंच गया 59% के आसपास का। उसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका T30 सिटी से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है और B30 सिटी से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। T30 आर टॉप 30 सिटीज, या जो टॉप के हमारे शहर हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, जयपुर हो गया। यहाँ ये बड़े बड़े शहरों से आपका कितना कितना एयूएम आ रहा है वो देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं बिलो 30 सिटीज, मतलब आपका Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में कितना ज्यादा पेनिट्रेशन है। अब जिस कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन B30 सिटी से ज्यादा आएगा, देखो कोई कंपनी होगी जो 15% के आसपास लेके आ रही होगी एयूएम, कोई कंपनी होगी जो 20% के आसपास लेके आ रही होगी, कोई कंपनी होगी जो 25% के आसपास लेके आ रही होगी। तो जो 25% वाला कंपनी है ना, उसका हमें क्लियर कट सिग्नल मिलता है कि इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके जो एम्प्लॉयज हैं या इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तभी ये लोग डाइवर्सिफाइड तरीके से इंडिया के छोटे छोटे पॉकेट से, छोटे छोटे शहरों से भी अपना एयूएम लेके आ पा रहे हैं। तो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन B30 सिटीज का जितना ज्यादा होगा, उतना वो अच्छा कंपनी माना जाएगा, उतना अच्छा उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क माना जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो B30 सिटी से 19% के आसपास का एयूएम आता है, ये चीज भी हमने समझ लिया। तो हमने इंडस्ट्री के ग्रोथ समझ लिया, 3 फिगर समझने थे। हमारा 59% के आसपास का इक्विटी एलोकेशन है, 39% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया है, और B30 सिटी से 19% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है। अब यही सारी चीजें हम कंपेयर कर लेते हैं HDFC AMC के साथ। अगर इनका देखने जाएं तो क्वार्टरली जो हमारा ग्रोथ है वो आया 43% का, तो इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ किया। अब फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है या नहीं है वो डिबेटेबल चीज है, वो हमें बाकी कंपनियों के रिजल्ट देखने के बाद पता चलेगा। बट हाँ, इंडस्ट्री एवरेज से तो ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, पहली चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम देखने जाए इनका मार्केट शेयर, तो इन्होंने अपना मार्केट शेयर भी मेंटेन करके रखा एट 11.5% के आसपास। उसके बाद अगर हम एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के बारे में बात करें, देखो इक्विटी में 2 तरीके के फंड आ गए हमारे, एक्टिवली मैनेज्ड एंड पैसिवली मैनेज्ड। एक्टिवली मैनेज्ड में क्या होगा, एक पीछे फंड मैनेजर बैठा होगा, वो आपके लिए डिसीजंस लेगा कि भाई मेरे को रिलायंस चाहिए नहीं चाहिए मेरे फंड में, या मेरे को HDFC बैंक चाहिए या नहीं चाहिए मेरे फंड में। और वहीं पैसिवली मैनेज्ड एक इंडेक्स को कॉपी कर रहे होंगे कि भाई निफ्टी 50 में जो एलोकेशन है उसके हिसाब से आप शेयर खरीद लो, या BSE 30 में जो आपका या सेंसेक्स 30 में जो आपका एलोकेशन है उसके हिसाब से आपके आपके जो भी फंड्स हैं उनसे आप शेयर्स खरीद लो। ये मोटा मोटी बेसिक डिफरेंस है। जो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं उसमें कमीशन कम मिलता है कंपनी को, जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है वो एक ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ज्यादा हाई मार्जिन बिजनेस है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगर उस वाले सेगमेंट में हम देखने जाएं तो यहाँ पर हमें 51% के आसपास का एयूएम ग्रोथ देखने को मिला ओवर वाई लेवल, बट ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाए। और इसका सिंपल सा रीजन है कि जो इनके एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं उन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में कोई बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है एज इन कंपैरिजन टू बाकी फंड्स, जो हमारे एक्सिस के फंड्स आते हैं या हमारे दूसरी कंपनियों के जैसे पराग पारिक का फंड आता है, उनके कंपैरिजन में HDFC का फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। तो जो इंक्रीमेंटल कैश था वो उन सारे फंड्स में चला गया, HDFC के पास नहीं आया। इसीलिए इन्होंने एक्टिवली मैनेज्ड में वाई लेवल पे तो मार्केट शेयर गेन किया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा नीचे खिसक गया है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक पार्ट नहीं है, बट हमें ध्यान रखना है कि ये अगले क्वार्टर में क्या करते हैं, क्या अगले क्वार्टर में ये लोग अपना मार्केट शेयर वापस रीगेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर लगातार लूज करेंगे तो एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट बन जाएगा, ये चीज भी हमने समझ ली। उसके बाद अगर हम देखें इनके डेट फंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनके डेट फंड्स में हमें 17% का इंक्रीज देखने को मिला, और लिक्विड फंड्स में 35% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला विद अ मच बिगर इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो लिक्विड फंड्स में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, बट उतना एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ये लोग काम नहीं कर पाए, ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनका सेगमेंटेशन देखने जाएं तो इनका 65% आता है इक्विटी फंड से, 20% आता है डेट फंड से, 11% आता है लिक्विड फंड से, और रिमेनिंग 4% आता है हमारे अदर्स वाले से। तो देखो इंडस्ट्री का कितना था, इंडस्ट्री का था 59% इक्विटी, इनका है 65% इक्विटी। तो ये अभी ज्यादा चार्ज कर पा रहे हैं अपने कस्टमर से। अब देखो इक्विटी कंट्रीब्यूशन खराब भी है अच्छा भी है, दोनों सिनेरियो समझते हैं। जब आप एक बुल मार्केट में हो तो बुल मार्केट में क्या होता है,
आपका AUM दो तरीके से बढ़ता है। एक तो इंक्रीमेंटल पैसा भी जाता है, लोग बाग और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जो आपके पास AUM पड़ा हुआ है उसकी भी वैल्यू लगातार ऊपर जाती जा रही है, तो आपको डबल फायदा होता है। और इक्विटी जितने भी फंड्स हैं उसमें आपका एक्सपेंस रेशो जो कंपनी चार्ज करती है वो ज्यादा होता है। तो अगर आपके पास बुल मार्केट में इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसा बना पाते हो इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। ये चीज भी हमने समझ ली। बट इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जब ये बेयर मार्केट आ जाता है। जब बेयर मार्केट आता है तो आप कंप्लीटली इक्विटी पे डिपेंडेंट होते हो, लोगों को इक्विटी के ऊपर से विश्वास गायब हो चुका होता है, वो अपने फंड्स रिडीम कर रहे होते हैं, और जो आपके पास AUM बाजार में लगा हुआ है वो भी लगातार घटता रहता है। तो इनके लिए दो धारी तलवार हो जाती है कि बुल मार्केट में ज्यादा इक्विटी होना बहुत फायदेमंद है, वहीं बेयर मार्केट में बहुत नुकसानदायक है। ये चीज भी हमने समझ ली, ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनके नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट्स के बारे में बात करें, दैट वेंट अप बाय 49% ओवर अ YY लेवल, और इनके B30 सिटीज के शेयर के बारे में बात करें दैट इज 19.3%। तो इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है और सेकंड पोजीशन पे है। इससे ज्यादा शायद UTI या निपॉन एक AMC है, उसका इनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है B30 सिटी से, उनका लगभग लगभग 20% के आसपास आता है, इनका 19.3% आता है। तो इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है। तो अगर मोटा मोटी हम HDFC AMC के बारे में बात करें तो नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेयर इन द इंडस्ट्री, बट फिर भी मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्री के एवरेज पेस ऑफ ग्रोथ से ज्यादा रेट पे बढ़ रहे हैं, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा है, और HDFC का ब्रांड नेम तो है ही। तो चलिए ये भी कर लिया। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा लेंडिंग साइड के ऊपर, थोड़ा बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पंजाब सिंध बैंक के बारे में। अगर शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो 32,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, बैंक में हमें दो तीन चार मोटी मोटी चीजें देखनी होती हैं। आपका रेट ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ कितना है, आपका रेट ऑफ लोन बुक ग्रोथ कितना है, और अगर आपका इन दोनों के बीच में मिसमैच है तो आपका लेवरेज रेशियो कितना है, आप कितने टाइम्स लेवरेज हो, और आपका मोटा मोटी ROE और ROA का ट्रेंड किधर जा रहा है, और इसके अलावा एक फाइनल चीज एसेट क्वालिटी कहां जा रही है। तो अगर आपने ये पांच छह चीजें देख ली तो मोर और लेस आपने पूरा का पूरा बैंक एनालाइज कर लिया। एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। अगर हम इनके डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो इनका डिपॉजिट ग्रोथ वाज एट 7.5% ओवर अ YY लेवल विद अ लोन बुक ग्रोथ ऑफ 14.7% ओवर अ YY लेवल। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और ये कोई 1% 2% का डिफरेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यही यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो क्या होता है, एक बैंक काम कैसे कर रहा है, बैंक एक तरफ से पैसा अंदर ले रहा है, आपसे डिपॉजिट्स ले रहा है, और दूसरी तरफ पैसा लेंड कर रहा है। तो अगर डिपॉजिट में आने वाला पेस स्लो है बैंक से बाहर जाने वाले पैसे के, इसका मतलब क्या है, आपका लेवरेज बढ़ता जा रहा है। देखो, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेवरेज करना होता है, लेवरेज हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होता है, लेवरेज लेने में कोई बुराई नहीं है, बट कितना लेवरेज कर रहे हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। क्या आप 4 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स लेवरेज हो, क्या आप 15 टाइम्स लेवरेज्ड हो। 15 टाइम्स लेवरेज्ड वाला बैंक थोड़ा सा ज्यादा रिस्की बन जाता है, क्योंकि वहां पर दो तीन प्रॉब्लम हो जाती है। या तो उनका पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ जाएगा, उनकी डिपॉजिट की रेट ऑफ ग्रोथ से मैच कर जाएगा, जैसे यहां पर हमें केस देखने को मिल रहा है। नहीं तो सेकंड केस में हमें QIP करना पड़ेगा। QIP का क्या मतलब है कि प्रमोटर को अपना थोड़ा सा होल्डिंग बेचना पड़ेगा और पैसा कंपनी के अंदर डालना पड़ेगा, तभी वो आगे चल के और लेंडिंग कर पाएंगे, क्योंकि उतनी तेजी से पैसा तो आ नहीं रहा। अब आपको पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना, तो प्रमोटर को अपना होल्डिंग बेचना पड़ेगा। अब प्रमोटर जब अपना होल्डिंग बेचेगा तो क्या होगा, आपका एक नए शेयर होल्डर इंट्रोड्यूस होंगे मार्केट में। तो आप सपोज पहले 1% ऑफ द कंपनी ओन कर रहे थे, तो QIP के बाद आपका जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, आप फिर शायद 0.9% ऑफ द कंपनी होल्ड कर पाओगे, तो आपकी होल्डिंग वैल्यू थोड़ी सी नीचे गिर गई। और उसके अलावा क्या हुआ, आपका मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है कि भाई पहले जो फ्लोट था वो सपोज 25% का था, तो अब वो फ्लोट 25% से बढ़ के 30% का हो गया, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ जाता है। तो ये दो तीन चीजें होती हैं। अब ऐसा नहीं है QIP बुरा है, QIP एक बहुत बढ़िया चीज है, और QIP कंपनी का पेडिग्री बताती है कि भाई कितनी अच्छी कंपनी है। अगर कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ऊंचे दाम पे QIP कर पा रही है तो इसका मतलब उसके पास बहुत ताकत है, उसके पास पैसा उठाने की क्षमता है, और वो कंपनी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। बट अगर आप देखो जैसे इस बैंक के साथ हाल है, ये एक PSU एंटिटी है, 98% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, और यहां पर वैल्यूएशन लगातार कंप्रेस ही होते जा रहे हैं। ये कोई बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड भी नहीं कर रहा, और लगातार वैल्यूएशन जो भी है उससे हम नीचे ही आते जा रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि आप उतना हाई प्राइस टू बुक कमांड नहीं कर सकते, और अब लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, या इन्वेस्टर्स को चीजें समझ में आ रही हैं कि अब आपको QIP का रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वजह से आपका वैल्यूएशन नीचे लाया जा रहा है। तो यहां पर ये वाला एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट बन जाता है। उसके बाद भी अगर
अगर हम देखें 14.5% को भी अगर हम थोड़ा सा एसेस करने की कोशिश करें तो ये भी कोई बहुत धमाकेदार ग्रोथ नहीं है। देखो हमारा देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक एसबीआई का लोन बुक साइज 36 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का है। इनका लोन बुक साइज 96,000 करोड़ रुपीस के आसपास का है। तो एसबीआई का इनसे लोन बुक 36 गुना बड़ा है, 36 टाइम्स बड़ा है। उसके बाद भी एसबीआई इन्हीं की रेट के आसपास ग्रो कर जाता है, 15% के आसपास एसबीआई भी ग्रो कर जाता है। तो आपने अपने छोटे बेस का फायदा तो उठाया ही नहीं। एज अ शेयर होल्डर मैं आपके अंदर इन्वेस्ट करके ज्यादा रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मैं एक छोटी कंपनी ले रहा हूं। मेरे को आपसे यही तो उम्मीद है कि आप मेरे को एसबीआई से ज्यादा रिटर्न बना के दोगे, नहीं तो मैं जाके एसबीआई ले लेता ना अगर मेरे को 15% का ग्रोथ चाहिए होता। तो यहां पर वो कंपनी उस वाले मेट्रिक के ऊपर भी डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम है। उसके ऊपर अगर हम लेवरेज देखें इनका, तो ये तो हाईली लेवरेज्ड बैंक है, ये वन ऑफ द मोस्ट लेवरेज्ड बैंक है और इससे ज्यादा ये लोग लेवरेज नहीं कर सकते। ये इनकी अपर लिमिट है, इनको आज नहीं तो कल अपना क्यूआईपी करना पड़ेगा और इनके लिए तो क्यूआईपी मैंडेटरी हो ही गया। इनका जो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ है वो नीचे आएगा ही आएगा और उसके बाद भी इनको क्यूआईपी करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस बैंक इज 19 टाइम्स लेवरेज, 19 गुना लेवरेज हो गया है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि ये एक पीएसयू एंटिटी है, नहीं तो ज्यादातर बैंक्स अगर प्राइवेट बैंक होंगे तो 10-11 टाइम्स के ऊपर क्यूआईपी कर देंगे, नहीं तो अगर पीएसयू एंटिटीज होंगी तो 15 टाइम्स के आसपास पे क्यूआईपी कर देंगे। ये आपको इस चुनिंदा कुछ एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखने को मिल रहा है कि ये बैंक ट्रेड कर रहा है एट बीइंग 19 टाइम्स लेवरेज। इतना लेवरेज आप नहीं चला सकते और बहुत लंबे समय तक तो कतई ही नहीं चला सकते। इस चीज के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। अब इनके थोड़ा डिपॉजिट्स के बारे में बात करें तो इनका कासा रेशो फाइनली सुधरा हुआ ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, एक ये अच्छा साइन है कंपनी के लिए। देखो कासा क्या है, कासा आर करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। तो देखो अगर आप करंट अकाउंट में अपना पैसा रखते हो तो बैंक उसके ऊपर 0% इंटरेस्ट देता है। सेविंग्स अकाउंट में आप अपना पैसा रखते हो तो बैंक उसके ऊपर 3-4% के आसपास का इंटरेस्ट देता है। तो बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा है क्योंकि बैंक को एक तरफ से पैसा उठाना है, दूसरी तरफ पैसा लेंड करना है, बीच वाला मार्जिन वो बनाता है। मोटा मोटी बैंक का यही काम है। तो जितना सस्ता उसको पैसा मिलेगा उतना ज्यादा उसके लिए एडवांटेज है। तो यही चीज हमें समझने की जरूरत है। तो जिस बैंक का कासा रेशो जितना अच्छा होगा उसके लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी, उसके कॉस्ट ऑफ फंड्स उतने ही कम होंगे, वो ज्यादा कंपेटिटिव रेट पे लोन दे पाएगा और उसकी लोन बुक ग्रोथ भी उतनी अच्छी आएगी। तो ठीक है, इनका फाइनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कासा ऊपर की तरफ गया। अब ये नीचे क्यों जा रहा था इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम देखें तो अभी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊंचे की तरफ है, अभी आरबीआई ने रेट कट नहीं किया है। तो अगर आप देखोगे लोगों की मेंटालिटी क्या थी कि भाई अभी हमें करंट अकाउंट पे तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, वहीं सेविंग्स अकाउंट में 3-4% का मिल रहा है, वहीं अगर मैं जाके उसी बैंक में सेम बैंक में एफडी करा दूं तो मेरे को 8-9% के आसपास का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो वो उन लोगों ने अपना करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकाला और एफडी करा दिया, तो इसलिए सारे के सारे बैंकों का कासा खराब होने लगा था। बट ठीक है, अब हमें फाइनली रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इनका कासा रेशो इंप्रूव किया और पहुंच गया 31.16% के आसपास। ये चीज भी हमने देख ली। अब इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाए तो हमें पता चलेगा इनका 46% आता है कॉर्पोरेट से, 22% आता है रिटेल से, 19% आता है एमएसएमई से एंड 13% आता है एग्री लोन से। और अब ये जो टोटल रैम वाला पोर्शन है दैट इज रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई, ये वाला पोर्शन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है और अब 54% के आसपास का पहुंच गया। और इन तीनों का ग्रोथ रेट मिला के देखें तो इनका ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा, 21% के आसपास पे इन्होंने ग्रो किया। अब देखो यहां पर अच्छा क्यों बोल रहे हैं, देखो ओवरऑल 14% पे ग्रो किया। इसका मतलब जो आपका कॉर्पोरेट वाला था, कॉर्पोरेट वाले में कोई इंक्रीज ही नहीं आया, मीनिंगफुल इंक्रीज नहीं है, सिर्फ 8% के आसपास से लोन बुक बड़ा कॉर्पोरेट वाला। इसको अच्छा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिटेल में लोन दोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उतना ज्यादा आप डाइवर्सिफाइड रहोगे। पहले पीएसयू बैंक में प्रॉब्लम क्या आई थी, इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी। और एसेट क्वालिटी क्यों खराब हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े अमाउंट के लोन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दे दिए थे। तो उन लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया और इनके एकदम से 1000 करोड़ का लोन सपोज एनपीए में चला गया, 5000 करोड़ का लोन एनपीए में चला गया। वहीं अगर आप रिटेल में देते हो तो आप 10 लाख का लोन देते हो, 5 लाख का लोन देते हो, 25 लाख का लोन देते हो, 50 लाख का लोन देते हो, तो आपका वही वो जो 1000 करोड़ था वो अब एक जने के पास होने के बजाय 1000 जनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ एनपीए इज क्वाइट लेस। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये भी चीज अच्छी है। कॉर्पोरेट आपका 8.5% के आसपास पे ग्रो किया, जो आपका रैम वाला पोर्शन है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा और उसने 21% के आसपास का ग्रोथ दिखाया। ये चीज भी बहुत बढ़िया हो गई। अगर एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो एसेट क्वालिटी अभी भी इनका इंप्रूव ही कर रहा है। अब देखो जितने भी पीएसयू बैंक है इसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पैट। अगर इसके भी मैं पैट के बारे में बात करूं, इनका भी पैट 54% के आसपास से बढ़ा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आज से जो 4-5 साल पहले इन सब की एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी।
अब एसेट क्वालिटी खराब होने का क्या मतलब है, आपका ग्रॉस एनपी लगभग लगभग 7% पे है, 8% पे है, वहां से आप अपने ग्रॉस एनपीए को नीचे लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपको प्रोविजंस कम करने पड़ रहा है। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है उस वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो पा रहा है आपके पैट के अंदर। इसकी वजह से सारी की सारी जितनी भी पीएसयू एंटिटीज हैं, ज्यादातर में आप देखोगे कि लोन बुक ग्रोथ कुछ नहीं है, वो शायद 5%, 7%, 10%, 12% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ करेंगे, बट नीचे पैट में हमें बहुत तगड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। पैट हमारा ज्यादा तेजी से ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा, और उसका यही रीजन है। और अभी भी ये चीज चल रही है, बट इस चीज से हमें खुशी नहीं मनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका लोन बुक में ग्रोथ आए। जब तक आपका लोन बुक में ग्रोथ नहीं आएगा तब तक कुछ मतलब नहीं है। आप ये ग्रोथ कितने और टाइम तक ले आओगे? आप शायद 2 महीना, 4 महीना, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल और आप अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करके ग्रोथ ले आओगे। उसके बाद तो आपका जो पार्ट का ग्रोथ है दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू आपके लोन बुक का ग्रोथ। तो लोन बुक ग्रोथ इज द होली ग्रेल, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ये चीज हमें समझ के चलना है। इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो इनका ग्रॉस एनपीए पहुंच गया 3.8% फ्रॉम 5.7%, और नेट एनपीए पहुंच गया टू 1.25% फ्रॉम 1.8%। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ बेहतरी होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इनके अगर आप फाइनली नंबर्स के बारे में बात कर लें तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 24%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वेंट अप बाय 59%, और हल्का सा प्रोविजन में राइज आया। इसकी वजह से हमारा पार्ट बढ़ गया बाय 54% ओवर अ वाई लेवल। 54% के आसपास का इंक्रीज आया पार्ट में। बट इससे खुशी नहीं मनानी है, क्योंकि लोन बुक का ग्रोथ रेट तो सिर्फ 14% का ही है, और 14% भी हमें सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि आप 19 टाइम्स लेवरेज्ड हो, आपको क्यूआईपी करना पड़ेगा, और क्यूआईपी करना पड़ेगा इसलिए आपका लगातार वैल्यूएशन कंप्रेशन आता जा रहा है। आज आप प्राइस टू बुक ऑफ 2 पे मिल रहे हो, और आपकी कोई बहुत तगड़ी पेडिग्री नहीं है, आप कोई बहुत महान लेंडर हो नहीं, और आपकी हालत आज भी कोई बहुत अच्छी है नहीं। तो आप ग्रोथ तो दिखा रहे हो पार्ट में, बट उससे कोई बहुत ज्यादा आपने कुछ हासिल नहीं कर लिया। जब तक आप ढंग से इन द सेंस आगे जो आपकी स्लिपेजेस हैं उनको आप कंट्रोल में रखोगे, आप जो नया डिस्बर्समेंट कर रहे हो उसको ढंग से कंट्रोल करके करोगे, और उसमें अच्छी पेस बना के चलोगे कि हम लगातार हमारे जो छोटा बेस है उसको लेवरेज करके 18-20% के आसपास का, 22% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं, तब तक आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर हमें रिटर्न बनता हुआ ही नहीं देखने को मिल रहा है, इंस्पाइट ऑफ 54% पैट का ग्रोथ। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें, सिर्फ जो स्क्रीनर पे जाके नंबर नहीं देखना कि भाई यहाँ पर तो 54% के आसपास का इंक्रीज आ गया पार्ट में, इस तरीके से नहीं देखना। उसमें समझना है कि वो 54% क्यों आया। वो 54% ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करना मुश्किल है, इसीलिए आज वो 54% की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। चलिए जी, ये हो गई बात पंजाब सिंध बैंक के बारे में। अब आ जाते हैं एक अच्छे पीएसयू बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ, तो रफली 39,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। सिमिलर सा मार्केट कैप, पिछले वाले का 32 था, इसका 39 है, मोटा मोटी यही है। अगर इनकी हम देखने जाए, इनका डिपॉजिट ग्रोथ था 13.5%। देखो डिफरेंस, 7.6 से 13.5, ऑलमोस्ट डबल हो गए हम। वहीं अगर हम लोन बुक के बारे में बात करें, 21% के आसपास का यहाँ पर हमें लोन बुक में इंक्रीज देखने को मिला। यही हम एक बैंक से चाह रहे हैं। जब आपका लोन बुक साइज छोटा है तो आप ग्रोथ दिखाओ ना, फिर आप क्यों 14-15% पे पड़े हो, फिर आप क्यों 10-12% पे पड़े हो। अब देखो इनके अगर लोन बुक साइज के बारे में बात करें तो 2,28,000 करोड़ रुपीस का लोन बुक है। मतलब जो हमने पिछला कंपनी देखा था, पंजाब सिंध देखा था, उनसे डबल है इनका लोन बुक साइज। बट उसके बावजूद ये लोग उस कंपनी से 50-60% ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं, और यही हम एक छोटी कंपनी से उम्मीद लगाते हैं। देखो स्मॉल कैप में पैसा बनता है, स्मॉल कैप में पैसा बनता है से बात नहीं बनेगी। आपको समझना पड़ेगा स्मॉल कैप से क्यों पैसा बनता है, क्योंकि स्मॉल कैप का बेस छोटा होता है, वो अपने बेस को लेवरेज कर सकते हैं, वो अपने छोटे बेस का फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा रेट पे ग्रो कर सकते हैं, जो हमारी बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती जिनका बेस बहुत बड़ा हो गया। और वही चीज हम पंजाब सिंध बैंक में देखते हैं, तो वो लोग नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ 14% से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर इनका डबल से ज्यादा लोन बुक साइज है, और उसके बाद भी ये लोग पंजाब सिंध बैंक से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं, 21% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहे हैं। और यही हम एक अच्छी कंपनी से चाहते हैं। एक बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके लेवरेज के बारे में बात करें तो इनका लेवरेज भी कोई कम नहीं है, 13 टाइम्स के आसपास ये लोग लेवरेज्ड है, बट फिर भी अंडर कंट्रोल है। और ये एक ऐसा बैंक है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इसको क्यूआईपी करने में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। इनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे पैसा मिल जाएगा, और उसको ये लोग अगर ढंग से लगाएंगे, मतलब आगे भी ये अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखेंगे, तो इट वुड बी अ वेरी गुड डील।
ये चीज हमें समझनी पड़ेगी जो QIP करेंगे ये, तो ये चीज भी हमने समझ लिया। इनके कासा रेशो के बारे में बात करें तो इनका कासा रेशो मेंटेन रहा बोथ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड अ YoY लेवल एट 49.28% के आसपास। अगर इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 27% आता है रिटेल से, 15% आता है एग्री से, और SME से MSME से आता है 20% के आसपास का। और इनका रैम का कंट्रीब्यूशन दैट इज रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड MSME का कंट्रीब्यूशन 62% के आसपास का है। तो बहुत बेहतरीन बात। यहां पर अगर हम ग्रोथ देखने जाएं तो 21% के आसपास का इस वाले सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिला, और जो कॉर्पोरेट वाला है वहां पर हमें 38% के आसपास का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और 20% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो हमारा कॉर्पोरेट भी अच्छा कर रहा है, हमारा रैम वाला भी अच्छा कर रहा है, ओवरऑल कंपनी भी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है, और कंपनी जो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ है या जो बाकी सारे प्लेयर है उनसे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रही है, जो हम एक एक पिक्चर परफेक्ट कंपनी से चाहते हैं। ये चीज भी हमने देख ली। अगर इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में बात करें तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स स्लाइटली इंक्रीज किया 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास पे, बट उस पर कोई बहुत ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है, इतना छोटा मोटा चीजें चलती रहती हैं। वहीं यील्ड्स भी इंक्रीज करके 25 बेसिस पॉइंट के आसपास से, तो नेट नेट आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। जितना आपका खर्चा बढ़ा आपने कस्टमर से भी उतना ज्यादा चार्ज कर लिया, सारा का सारा प्राइस पास ऑन हो गया कस्टमर को, आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ आई नहीं। ये चीज भी हमने देख ली। अगर हम इनका ROA देखें, इनका ROA ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है एट 1.74% के आसपास। देखो 2% का ROA एक बहुत अच्छी बैंक करती है। अगर आप HDFC बैंक देखोगे, आप ICICI बैंक देखोगे, आप कोटक महिंद्रा बैंक देखोगे, वो करते हैं 2% का ROA। ये क्लोजर टू 2% पहुंच रहे हैं। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1% का ROA किया करते थे, 1% से अब ये लोग 2% की तरफ पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 1.74% के आसपास पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। वहीं अगर इनके ROE के बारे में बात करें तो 23% के आसपास के इस कंपनी का ROE पहुंच गया, जो एक बैंक के लिए कमेंडेबल जॉब है, बहुत बेहतरीन काम है यहाँ पर। ये चीज भी हमने देख ली। अगर इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें तो इनकी एसेट क्वालिटी इनकी भी सुधर रही है। यहाँ पर हमें देखने को मिला है इनका ग्रॉस NPA गिर गया फ्रॉम 2% टू 1.8%, और इनका नेट NPA स्टेबल रहा एट 0.2%। आप 0.2% को तो आप कितना ही सुधारोगे, वो उसमें तो आप जो भी वेरिएशन आएगा वो नॉमिनल है, कोई बहुत ऊपर की साइड में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनकी क्रेडिट कॉस्ट देखोगे, क्रेडिट कॉस्ट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल। आप इनके स्लिपेजेस देखोगे, स्लिपेजेस आर ऑल्सो इन कंट्रोल। यहाँ पर बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट काम हो रहा है। ये उन चुनिंदा PSU बैंक्स में से है जो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आ रहा है। हाँ, पुराना हिस्ट्री उतना अच्छा नहीं है, बट आप आज जितने भी PSU देख रहे हो, चाहे आप पंजाब सिंध देख रहे हो, आप चाहे PNB देख रहे हो, आप चाहे SBI देख रहे हो, उन सारी की सारी कंपनियों से ये कंपनी अच्छा कर रही है। वहीं अगर हम इनके फाइनली नंबर्स देखने जाएं तो इनका टोटल इनकम वेंट अप बाय 22%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25% से बढ़ गए। तो थोड़ा सा हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, इसलिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 14% के आसपास पे बढ़ा, और पैट का ग्रोथ था 36% के आसपास का। ये एक ऐसा PSU है जो एकदम पिक्चर परफेक्ट काम कर रहा है, जो एज अ शेयर होल्डर हम चाहते हैं वो ये चीज डिलीवर कर रहा है। एक एक्सेप्शनल ग्रोथ, ये एक्सेप्शनली इंडस्ट्री से अबव एवरेज ग्रोथ कह लेते हैं हम, अबव एवरेज ग्रोथ, रीजनेबल वैल्यूएशन, QIP करने का दमखम रखता है, कोई बहुत ज्यादा लेवरेज्ड है नहीं, और अपनी लोन बुक को अच्छे रेट पे बढ़ा रहा है, अच्छा मिक्सचर के साथ बढ़ा रहा है, एसेट क्वालिटी मेंटेन करके चल रहा है। तो यहाँ पर काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, 37 मिनट्स के आसपास और हो गया है। हमारे पास दो कंपनी तो और थी, हमारे पास कैन फिन होम्स था और हमारे पास एक्सिस बैंक था, बट वो अगले वीडियो में कर लेंगे। अभी के लिए रखते हैं। थैंक यू।